सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। ये जो कक्षा हो रही है कि कुंडली का फलादेश कैसे करें, भाग 9। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में काफी कुछ सीखा एवं समझने का प्रयास किया। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह पढ़ा, यह समझा था। अंतिम 2 सूत्रों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यदि कोई ग्रह केंद्राधिपत्य दोष तो लग्न कुंडली में देखा जाता है, परंतु इस प्रकार की स्थितियां वर कुंडलियों में भी देखनी चाहिए। यदि भले ही लग्न कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष न हो, परंतु प्रश्न जिस विषय वस्तु से संबंधित है उस विषय वस्तु से संबंधित वर कुंडली में यदि जिस ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष होता है तो वह प्रभावी उस क्षेत्र के लिए माना जाता है। जैसे कि विद्या बुद्धि की जो कुंडली D24 कुंडली है, D24 कुंडली में बुधदेव केंद्र भाव के दो केंद्र भाव के स्वामी है एवं किसी भी शुभ भाव के स्वामी से दृष्ट नहीं है। शुभ भाव यानी कि केंद्र भाव तो देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति से ये दृष्ट हैं, तो केंद्राधिपत्य दोष कम हो गया, समाप्त हो गया। यदि ये सूर्य देव से भी दृष्ट होते या युक्त होते तो केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाता, क्योंकि सूर्य देव नवम भाव के स्वामी हैं। या मंगल देव जो पंचम भाव के स्वामी हैं, इससे भी दृष्ट होते या युक्त होते तो, हालांकि बुध एवं सूर्य कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं होते, युक्त हो सकते हैं। अब हम लोग इससे अगले सूत्र पर चलते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जो ग्रह अस्त होता है, हालांकि इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह अस्त हैं, तो सूर्य के साथ में गुरुदेव हैं। गुरु का अंशात्मक मान 9, सूर्य का अंशात्मक मान 8, तो देव गुरु बृहस्पति अस्त हो गए। जो ग्रह अस्त होता है उस भावों के फल बहुत कम मिलते हैं, यानी कि आय के लिए ठीक नहीं एवं विद्या की निपुणता में भी कमी देखने को मिल सकती है यदि इनके उपाय न किए गए तो। आज का तीसरा सूत्र कि जो ग्रह जन्म कुंडली में भले ही मजबूत स्थिति में हो, उच्च की राशि में हो, अपने स्वराशि मित्र राशि का हो, परंतु वह ग्रह संबंधित वर कुंडलियों में जिस वर कुंडली से संबंधित प्रश्न किया गया है, जैसे कोई नौकरी व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछ रहा है और वह D10 कुंडली में ग्रह नीच का हो जाए तो वह उस प्रश्न के लिए लाभ नहीं देगा। अगर वही ग्रह D24 कुंडली में स्वराशि का है तो विद्या बुद्धि के लिए बहुत उत्तम स्थान पाएगा व्यक्ति। लेकिन अगर वही ग्रह D10 कुंडली में नीच का हो गया तो वह विद्या से उसे लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उस विद्या से संबंधित उसको लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग देखते होंगे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि विद्वान तो हैं, परंतु जो विद्या उनके पास में है, ज्ञान उनके पास में है, उस ज्ञान से उनका आय नहीं होता। ऐसे मैंने बहुत से कुंडलियां देखी है। अभी वर्तमान में हमारे गांव में ही एक व्यक्ति हैं, वो शिक्षा के उच्चतम शिखर तक पहुंच चुके हैं, परंतु उस शिक्षा का लाभ शिक्षा से आय नहीं होती। कारण यह है कि उनके कुंडली में यही स्थितियां हैं। जो लग्न कुंडली में विद्या से संबंधित भाव के स्वामी हैं वे D24 में उनके उच्च राशि के हैं, परंतु वही ग्रह उनके D10 कुंडली में
नीच का है एवं पीड़ित भी है। उस व्यक्ति से कक्षा में उपस्थित संजय जी उनसे मिल भी चुके हैं, उनकी शिक्षा की महानता से वह परिचित भी हैं और उनके कार्य को भी देख पा रहे हैं। क्या संजय जी बातें वास्तविक है कि नहीं है? शायद कक्षा से लेफ्ट हो गए। जी वो तो वास्तविक है। वास्तव ज्ञान की सीमाओं की परिकल्पना नहीं की जा सकती, इतना ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान से लाभ नहीं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। जो ग्रह कोई भी ग्रह जो ग्रह लग्न कुंडली में, अब अन्य सूत्र, जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में होता है, जिस राशि में है, प्रश्न जिस विषय से संबंधित है, प्रश्न जिस विषय से संबंधित है, यदि प्रश्न जिस विषय से संबंधित है उस विषय से संबंधित वर्ग कुंडली में भी अगर वह ग्रह उसी राशि में है तो वह ग्रह बहुत ही अच्छा फल देता है, उच्च के जैसा फल देता है। सही मायने में इसे वर्गोत्तम ग्रह कहा गया है। हालांकि पौराणिक पुस्तकों में यह वर्णित है कि जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, नवमांश कुंडली में भी यदि उसी राशि में हो जाए तो यह वर्गोत्तम हो जाता है। बातें सही है, देखने को मिलता भी है। तो यदि जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में नवमांश कुंडली में होता है तो यह जीवन के हर क्षेत्रों में यह लाभ दे देता है, क्योंकि यह सहयोग की कुंडली कही जाती है। नवमांश कुंडली सहयोग की कुंडली, तो उस ग्रह से सहयोग मिलता है। हालांकि नवमांश कुंडली से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, वह अलग विषय वस्तु है, परंतु जीवन में जो हमारे पग पग पर जो साथ देने वाले हैं, अंतर मन से जो साथ देने वाले हैं, यह कुंडली उसकी होती है। तो जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, नवमांश में भी उसी राशि में होते हैं, तो वह जीवन के हर क्षेत्रों में होते हैं। परंतु प्रश्न यदि विद्या के लिए हो जाए तो लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है, अब यहीं पे देखा जाए शुक्रदेव 7 नंबर की राशि में है और शुक्रदेव D24 कुंडली में भी अगर 7 नंबर की राशि में हो जाते हैं तो बहुत अच्छे उच्च के जैसे फल दे देंगे। यानी कि आकलन करने की शक्ति जो व्यक्ति की होगी वह काफी ज्यादा हो जाएगी, निचोड़ निकालने की क्षमता। क्योंकि शुक्रदेव निचोड़ निकालने की क्षमता वाले ग्रह। उच्च के ग्रह सामान्यतः अच्छे फल देते हैं, ऐसा पुस्तकों में बतलाया भी गया है और देखने को भी मिलता है। परंतु वह ग्रह, यह सूत्र अलग है कि यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का है तो उच्च कौन कौन से ग्रह कहाँ पर होते हैं, तो सूर्यदेव 1 नंबर की राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है। बुधदेव 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। गुरुदेव 4 नंबर की राशि में, शुक्रदेव 12 नंबर की राशि में, शनिदेव 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। ये अच्छे फल देते हैं, परंतु नवमांश में नीच के ना हो जाए। तो ठीक इससे उल्टा, अगर 1 में उच्च के हैं तो 7 नंबर राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। चंद्रमा 8 में उच्च के हैं, 2 नंबर में उच्च के हैं तो 8 में नीच के हो जाएंगे। अगर मंगल 10 में उच्च के हैं तो 4 में नीच के हो जाएंगे। बुधदेव 6 में उच्च के हैं तो 12 नंबर की राशि में नीच के हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 4 में उच्च के हैं तो 10 में नीच के हो जाएंगे। शुक्रदेव 12 में उच्च के हैं तो 6 में नीच के हो जाएंगे। शनिदेव 7 में उच्च के हैं तो 1 में नीच के हो जाएंगे। यानी कि उच्च ग्रह सामान्यतः अच्छे फल देते हैं, परंतु नवमांश में वे अपने नीच राशि में न हो।
नीच के ग्रह अच्छे फल नहीं देते। नीच राशि में जो ग्रह अच्छे फल नहीं देते, जिससे कि सभी ग्रहों के सामने लाल रंग से जो राशियां लिखी गई है या उनके नीच राशियों के प्रतीक चिन्ह लिखे गए हैं। तो नीच ग्रह में अच्छे फल नहीं देते, परंतु नीच ग्रह भी कभी कभी अच्छे फल दे देते हैं यदि नवमांश कुंडली में अपने उच्च की राशि में हो जाए तो। नवमांश कुंडली में अपने उच्च की राशि में हो जाए तो वे अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। साथ में यह भी पुस्तकों में बताया गया है और हम लोगों ने पढ़ा भी है, फलादेश में उपयोग भी करते हैं और सटीकता भी देखने को मिलती है कि उच्चाभिलाषी ग्रह उच्च के जैसे फल देते हैं, यानी कि फल अच्छा दे देते हैं। यानी कि सूर्यदेव उच्च के जो एक नंबर की राशि में होते हैं, तब मीन राशि में जब सूर्यदेव आते हैं तो उच्चाभिलाषी हो जाते हैं। चंद्रमा मेष राशि में उच्चाभिलाषी हो जाता है, मंगल धनु राशि में उच्चाभिलाषी हो जाता है, बुध देव सिंह राशि में उच्चाभिलाषी हो जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में उच्चाभिलाषी हो जाते हैं, शुक्रदेव कुंभ राशि में उच्चाभिलाषी हो जाते हैं एवं शनिदेव 6 नंबर की राशि में उच्चाभिलाषी हो जाते हैं, यानी कन्या राशि में। ठीक यही नियम नीच से एक राशि पहले के ग्रह जो होते हैं वह नीचाभिलाषी हो जाते हैं। नीचाभिलाषी ग्रह अच्छे फल नहीं देते, वह नीच के जैसा तो नहीं लेकिन उतने अच्छे फल नहीं देते हैं। इसके बाद में केतु देव में एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है। केतु देव में एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है, वैसा गुण अन्य ग्रहों में नहीं होता, देवगुरु बृहस्पति में भी नहीं होता। वह कौन सा गुण है? केतु देव को देखें कुंडली में कहाँ पे है आपके, किस राशि में है। यदि आपके कुंडली में जितने भी सदस्य यहाँ कक्षा में उपस्थित हैं 20 सदस्य से अधिक हैं, क्या किसी के कुंडली में केतु देव जिस राशि में है, जिस भाव में है, उस भाव के स्वामी से युक्त हैं? ऐसा कोई सदस्य की कुंडली में हो तो कृपया दृश्य बताने हम का पूछे, प्रयास करें। युक्त नहीं है, दृश्य है। हाँ जी, क्या? युक्त दृश्य मैंने देखे जाते हैं लेकिन साथ में नहीं है। ना है। गुरु जी उच्च के शनिदेव के साथ है केतु देव। अच्छा, उच्च के शनि देव के साथ में केतु देव है। यह जिसकी भी कुंडली होगी, अगर ग्रह स्वराशि का हो, शनिदेव 10 एवं 11 और उच्च की राशि 7, तो हम लोगों ने यह पढ़ा है या हमारे गुरुजन हमेशा कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने उच्च राशि में होता है तो अपने स्वराशि से ज्यादा फल देता है, स्वराशि से ज्यादा फल देता है। ज्यादा फल देता है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में उच्च के शनि के साथ केतु देव हैं, यह कुंडली के चाहे जिस भाव में हो, किस भाव में बैठे हुए मालूम है? पंचम भाव में गुरु जी। पंचम भाव में। पंचम भाव बुद्धिमता का होता है, विद्या का नहीं, बुद्धिमता का होता है। यह जिसकी भी कुंडली होगा सामान्यतः अपने आस पड़ोस परिवेश या जहां पे यह व्यक्ति काम करता है वहां अगर टॉप 5 व्यक्तियों की सूची बनाई जाए बुद्धिमता की, तो उसमें वह व्यक्ति शामिल जरूर रहता है। क्या ऐसी बातें देखने को मिलती है उस व्यक्ति में? जी गुरु जी, गुरु जी मेरी ही है। जी गुरु। तब तो सीधे बोल दें, तब तो इतना हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप तो एडवाइजर के रूप में ही हैं और एडवाइजर के वजह से ही आपकी नौकरी चलती है
और सलाह के लिए ही आप दौरा करते रहते हैं ना। जी गुरु जी। यानी कहने का मतलब यह है कि केतु देव यदि कुंडली में है, अगर मान लीजिए कि 2 नंबर की राशि में ही है, यहाँ पर केतु देव है और साथ में शुक्र हो जाए, तो शुक्र देव के बल में काफी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? बल में काफी वृद्धि हो जाती है। यदि शनि ही है, शनि के साथ में केतु, पहले यहाँ शनि तो खैर अपने राशि में नहीं है, अगर मंगल स्व राशि का हो और केतु साथ में हो तो अंगारक योग का दोष समाप्त हो जाता है और मंगल अपने आप में शुभ और बलवान हो जाता है। अगर पापग्रह के साथ भी अगर केतु देव युक्त हो और स्व राशि में वह ग्रह हो तो वह ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है और उस ग्रह का बल चौगुना बढ़ जाता है, 5 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है, यानी कि वास्तविक बल से अधिक हो जाता है और ग्रहों में भी शुभता आ जाती है, जब पापाग्रह ही वह ग्रह क्यों ना हो। आप लोग इस सूत्र को अपने कुंडली पर दिखा सकते हैं, क्योंकि केतु जो है ना स्वगृही वाले ग्रह के या उच्च राशि के ग्रह के बल को ध्वजा की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। यानी कि केतु को ध्वजा कहा गया है ना, इसलिए। और यह भी सूत्र है सामान्यतः कि जो भी ग्रह किसी ग्रह जिस ग्रह के साथ में युक्त है, अगर वह ग्रह स्वगृही है तो फल अच्छे हो ही जाते हैं। यहाँ गुरु जी ऐसा राशि से ज्यादा भाव का महत्व दिया जाएगा कि नहीं भाव ना, से ज्यादा राशि का? दोनों ही महत्वपूर्ण है विश्वास जी। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह जिस भाव में होगा उस भाव का फल तो ज्यादा देगा ही ना। अब मान लिया कि वह उच्च राशि जी का है, पंचम भाव में है, पंचम भाव में है तो पंचम भाव बुद्धिमता का हुआ तो बुद्धिमता 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया। और बुद्धिमता में भी यहाँ पर हमने कहा कि पापग्रह को वह शुभ कर देता है, तो बुद्धिमता में भी या वार्तालाप में भी यह पारदर्शिता वाली व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे। ये सुनील शर्मा जी पारदर्शी व्यक्तित्व के छवि होंगे, वार्तालाप इनकी होती होगी ज्यादातर ओवरऑल बिल्कुल बिल्कुल सही गुरु जी। पारदर्शी, क्योंकि शुभता आ गया ना, शनिदेव है शुभता आ गया केतु के साथ में युक्त है। हालांकि इस उदाहरण कुंडली में केतु देव के साथ में कोई भी ग्रह युक्त नहीं है। हम लोग थोड़ा देर सीख रहे हैं, वैसे ढेर सारे नियम ऐसे भी हैं जो इस कुंडली पे लग रहे हैं, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो याद आ जा रहा है, हम अब चर्चा कर ले रहे हैं जो इस कुंडली पर नहीं लग रहा है, फिर भी वैसे भी सूत्रों का हम लोग उपयोग कर ले रहे हैं। अब इसके बाद इसीलिए में पूछा था गुरु जी कि चलित हो के यदि कोई केतु के साथ बैठ जाता तो उसको हम ध्यान में लेते या नहीं लेते, इसलिए। चलित होता क्या है, हमने तो आज तक समझ में ही नहीं आया मुझे कि चलित कुंडली क्या है। हालांकि है, मैं सुनता हूँ बहुत से विद्वान लोग कहते हैं। हम आज की कक्षा में चलित कुंडली पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, अंशात्मक मान के अनुसार ग्रहगण कभी कभी किसी भाव में तो होते हैं लेकिन उस भाव का फल नहीं देते, दूसरे किसी भाव का फल देते हैं, इतना हम जानते हैं। और उसके कुछ नियम हैं, हम लोग इसी कक्षा में जो फलादेश कैसे करें इसमें वह भी एक चीज है, हम लोग उसे पढ़ लेंगे आने वाली कक्षाओं में, या हो सके तो आज ही या कल चर्चा अवश्य कर लेंगे, समझ अवश्य लेंगे। धन्यवाद गुरु जी। कुंडली में जब भी हम फलादेश करें तो कम से कम 2 योग के बारे में या एक योग के बारे में अवश्य देखें कि क्या वह योग कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वह कौन सा योग? तो पहला योग कि चौथे 5वें में परस्पर संबंध है कि नहीं, 9वें 10वें में परस्पर संबंध है कि नहीं, 5वें 9वें में परस्पर संबंध है कि नहीं,
यदि पंचम नवम का परस्पर संबंध हो, या नवम दसम का परस्पर संबंध हो, या चौथे पांचवे का परस्पर संबंध हो, या एक पांच का परस्पर संबंध हो, या एक नौ का परस्पर संबंध हो, वह कुंडली उत्तम हो जाता है। यहाँ पर 5 दिए गए हैं, 5 है ना। इस 5 में कम से कम यदि कोई भी 2 योग जिस कुंडली में होता है, उस कुंडली के ढेर सारे दोषों को समाप्त कर देता है और अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं को देता है। हालांकि कुछ वैसे भी योग होते हैं जो शुभ योग जो बन रहे होते हैं उसको कम कर देते हैं, वह योग कुंडली में नहीं होने चाहिए। और इन 5 में से अगर कोई 2 भी है तो वह कुंडली अपने आप में उत्तम हो जाता है और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदाता हो जाता है। गुरु जी, ये संबंध वर कुंडली में देखने का? हाँ, तो यदि वर कुंडली में अगर आप देख रहे हैं, तो जिस वर कुंडली में अगर आप देखते हैं कि ऐसे योग बन रहे हैं, तो उस वर कुंडली से संबंधित जो भी विषय वस्तु देखे जाते हैं, सिर्फ उसी क्षेत्र में वह लागू होगा। गुरुदेव, इसकी युति लग्न में चतुर्थ और पंचमेश की हो जाए तो? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। इस प्रश्न पर हमारी बातों को सुनिए कि यदि यह जो हमने 5 जो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिखलाई दे रहा होगा, 5 योग, इस 5 योग में कोई भी अगर 2 योग बन जाता है, या एक योग तो उतना नहीं, लेकिन अगर कोई 2 योग बन जाता है और कुंडली के लग्न में बन जाए, तो फिर व्यक्तित्व तो इतना अच्छा हो जाएगा जिसका कोई सीमा नहीं। दूसरे भाव में बन जाए यह योग, तो व्यक्ति की विद्या की निपुणता काफी हो। चौथे भाव में हो जाए तो सुख संपन्नता काफी होगा। पंचम भाव में है तो संतान से बड़े प्रेम, दाम्पत्य जीवन में समरसता एवं बुद्धिमता भी अच्छा हो सकता है कि कभी कदार आकस्मिक धन लाभ भी हो। 7वें भाव में अगर यह युति बन जाती है, यदि अगर या सप्तमे से युक्त हो जाता है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा एवं हम साझेदारी से अगर कोई काम करते हैं उसमें अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना है। यानी कि जिस भाव में अगर शुभ भाव कुंडली के जितने होते हैं, हालांकि संपन्नता के लिए 11वां भाव भी महत्वपूर्ण है, तो लग्न, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां या 11वें भाव से संबंधित में ही अगर युति हो तो श्रेष्ठ फलदाता हो जाता है। एवं भाव के अनुसार जिस भाव में वह योग बनता है, युति बनती है, उस भाव से संबंधित फलों में काफी विकास हो जाता है, मजबूती आ जाती है। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। आप लोग कक्षा के बीच में प्रश्न खूब पूछ सकते हैं। जितने प्रश्न पूछेंगे उतना ही कक्षा आनंददायक होता चला जाता है। जिस कक्षा में प्रश्न ही ना पूछे जाएं, आनंद फिर कक्षा में आता ही नहीं। इससे तो अच्छा कि रेडियो का वॉल्यूम खोल दिए, बैठकर सुन रहे हैं, फिर कक्षा का क्या आनंद? कक्षा का तो वही आनंद है कि आप भी कुछ बोलें, कुछ मैं भी बोलूं, कुछ आपके सवाल हों, कुछ मेरे उत्तर हों, कुछ मेरे सवाल हों, आप लोगों के कुछ उत्तर हों, तभी तो कक्षा होती है ना। या सीधे माइक खोल लिए भाई बैठे हुए सुन रहे हैं क्या? जी गुरु जी, कुछ तभी अच्छा कक्षा होता होती रहना है। चाहिए। एवं गुरु जी, ये चतुर्दश पंचमेश और पंचमेश नवमेश का 2 योग देख के मेरा तो आनंद ही हो गया बहुत मन में। अभी जितनी देर अभी बातचीत वार्तालाप हो रहा है, अभी हम कुर्सी पर टीके पड़े हैं, आंखें बंद है, आसमान की तरफ है और चर्चा हो रही है। इससे अच्छा क्या होगा? चलिए, अब इसके बाद में हम लोग कुछ और भी करते हैं। अगर चौथे पांचवें की युति हो और नवम दसम की भी युति हो, दोनों ही युति बन रही हो, चौथे पांचवे का स्वामी, नववें दसवें के स्वामी की युति बन रही हो, और
लग्न में बने, दूसरे में बने, चौथे में बने, पंचम में बने, सातवें में, नौवें में, 10वें में बने, या 11वें भाव में बन जाए, यानी कि 6, 2, 8 भाव में बन जाए, फिर ऐसा व्यक्ति उत्तम जीवन ही नहीं, श्रेष्ठ ही नहीं, प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध, पौराणिक पुस्तकों में इस प्रकार के योग को विश्व प्रसिद्ध योग बतलाया गया है। परंतु यदि व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध न भी होता है तो अपने समाज का प्रति प्रसिद्ध, अपने गांव का प्रसिद्ध, अपने अगल बगल के इलाके का प्रसिद्ध व्यक्ति अवश्य हो जाता है। इससे अगले सूत्र, जिस व्यक्ति के कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, सामान्यतः सभी की कुंडली में 9 ही ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों में कम से कम आधे से अधिक ग्रह, यानी कि 5 ग्रह क्या तो उच्च के हों, स्वराशि के हों, अपने मूल त्रिकोण राशि के हों, या अपने मित्र राशि के हों, यानी कि 4 स्थितियां तो बन ही जाती है क्षेत्र का, यानी कि अधिकांशतः ग्रह इन्हीं स्थितियों में हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कम होती है, उन्नति ज्यादा होता है। क्योंकि इस अधिकांशतः ग्रह अच्छी स्थिति में हो गए तो अधिकांशतः ग्रहों की दशाएं भी अच्छी ही जाएगी, फल भी अच्छे ही मिलेंगे। अधिकांशतः ग्रह अच्छी स्थिति में है तो उस ग्रह से संबंधित जितने विषय वस्तु है उससे उसका लाभ मिलेगा, यानी कि अच्छे से उसके जीवन में वह चीज मिलेगी। तो संपन्नता हुआ या नहीं हुआ? अब सबसे अगला एवं महत्वपूर्ण सूत्र, अगला एवं महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि बहुत से कुंडली ऐसे देखे जाते हैं कि जिसके केंद्र में एक भी ग्रह न होते हैं। ऐसी कुंडली आप लोगों को भी देखने को मिलता है कि केंद्र भाव में एक भी ग्रह न हो, मिलती है गुरुजी। और ग्रहों की संख्या 9 है, तो जिसके केंद्र में एक भी ग्रह नहीं है उस कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव को देखें। अगर इन तीनों भावों में ग्रहों की संख्या 5 से 5 या 5 से 5 या 5 से अधिक है तो जीवन भर किसी न किसी चीज का पूरा जीवन समस्या निकलता है गुरुजी, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। उनका जीवन स्मूथ नहीं रहता, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है जीवन में। तो फिर इसका उपाय कैसे किया जा सकता है? तो अधिकांशतः ग्रह जहां तक हो सके कम से कम 2 या 3 ग्रहों को दिग्बली बनाए आचरणों से, इसका प्रमुख उपाय वही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अपने आचरणों के द्वारा कम से कम 2 या 3 ग्रहों को दिग्बली बना दें। क्या कर लें? दिग्बली बनाए, ठीक बोली बना। तो लाभ मिलता है। और आज की कक्षा में हम लोग ज्यादा देर तो नहीं, इतना ही। पुनः हालांकि प्रतिदिन कक्षा तो होती ही है, घंटे सवा घंटे हम लोग कहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा थके हुए भी हैं और इच्छा ना है, इसलिए कोई बात नहीं गुरुजी। पर्याप्त है गुरुजी, पर्याप्त है।
और गुरुजी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्लास में कई बार बीच में